नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ नगर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रही श्री राम कथा के छठे दिवस रविवार की रात पावन कथा का वर्णन करते हुए कथावाचक श्री अंकित चतुर्वेदी महाराज ने कहा कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने गए थे, रात्रि के समय गुरु की चरण सेवा करने में अधिक रात्रि होने पर गुरु जी कहे कि पुत्र राम अब सो जाओ, लेकिन राम जी मानते नहीं। जब बार बार गुरु जी ने राम को सोने के लिए कहा तब राम जी सोए। प्रभु श्री राम के सेवा धर्म सीखने से ही जीवन धन्य होगा। सुबह गुरु की आज्ञा से पुष्प तोड़ने के लिए जब जाते हैं, प्रभु समय भी मानव जीवन के संस्कार को दर्शाते हुए वाटिका के सामने उपस्थित महिलाओं से पुष्प तोड़ने के लिए अनुमति लेते हैं कि संस्कार और सेवा धर्म मनुष्य को सफलता की उच्चतम सीढ़ियों पर निश्चित ले जाएगा और प्रभु श्री राम के चरित्र से मानवता का निर्माण होगा। कथा प्रसंग में आगे श्री सीताराम विवाह का मनोरम और मोहक वर्णन करते उन्होंने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उपस्थित नर नारी नाचने लगे। मुस्कावे सीताजी ओ मुस्कावे, मुझे राघव मिल जावे, मुझे राघव मिल जावे, मुझे राघव मिल जावे। मेरी भी यही तमन्ना, मेरी भी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरी शंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर काफी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीण राम नारायण और रीना देवी ने बताया कि हमारी ग्राम सभा मदनापार थाना बिदरियागंज तहसील सगड़ी में स्थित गांव में गाटा संख्या 363 15-20 व गाटा 363 में हरिजन आबादी में मकान बना है जो काफी पुराना है। हम अनुसूचित जाति के गरीब भूमिहीन व्यक्ति किसान हैं। हमारी आबादी में लेखपाल द्वारा गलत ढंग से प्रस्ताव पास करके पानी की टंकी लगाने के लिए जेसीबी मशीन आई, तब पता चला जब ग्राम प्रधान से पूछा गया तो उनका कहना है कि हमने तो कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। हम सभी ग्रामीण मांग करते हैं कि आबादी में पानी की टंकी लगाने से रोका जाए, जिससे हम ग्रामीण आबादी में सुरक्षित निवास करते हैं। हम गरीबों का मकान तोड़ना जाए क्योंकि हम लोगों का कोई दूसरा मकान नहीं है और मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़। क्या मामला है? क्या जिलाधिकारी का मामला मदनापार ग्राम सभा में है 363/15/20 और 363 जो कि हरिजन आबादी है, जिसमें ये लोग गलत ढंग से लेखपाल द्वारा और मिली भगत से यहाँ इन लोगों का मकान तोड़ करके पानी वाली टंकी लगाने जा रहे हैं। इन लोगों को रहने के लिए कोई और दूसरी ज़मीन नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पानी कहीं और टंकी और कहीं लगे, जहाँ पे नदी पत्ती खाली है वहाँ पे लगे और हम लोगों का घर बचाया जाए। दूसरा कोई मकान रहने के लिए नहीं है लोगों को। क्या आश्वासन मिला है?
चाहे तो है यहाँ आप लोग तत्काल रोका जाएगा और वहाँ नहीं लगेगा दूसरी जगह कहीं उसकी व्यवस्था की जाएगी। नाम है आपका? जी मेरा नाम रीना है। कहाँ की रहने वाली है? रामपुर मदनापाल तहसील तहसील सगड़ी। क्या मामला है कि आज जिलाधिकारी कार्यालय? सर मामला यही है कि हम लोग मतलब गरीब गांव घर के हैं। हम लोगों का घर तोड़ फोड़ करके गिर गया है, कच्चा मकान था, तो वहाँ पे ये लोग जबरदस्ती पानी वाली टंकी बैठा रहे हैं। कौन लोग बैठा रहे हैं? सर यही नेपाल प्रधान। क्या नाम है प्रधान का आपके? जी झब्बर प्रधान है और प्रथम प्रधान पट्टू प्रधान है। ये लोग मिली भगत हैं, सभी लोग जबरदस्ती वहाँ पे टंकी बैठा रहे हैं। गरिमा नेपाल हैं, वो भी कहने पे हम लोगों के प्रस्ताव रखने पर भी मान नहीं रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम गरीबों को, भाई सरकार जब वहाँ पे कब्जा कह रही है तो हम लोगों को साधन दे रहने की, यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग कहाँ जाएं? दूसरी कोई जमीन नहीं है तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएं? आजमगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए 2 बड़ी लग्जरी बसों से आजमगढ़ के कांग्रेसी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम एवं अहमद शमशाद भी बस के साथ रवाना हुए। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह है। राहुल गांधी की यात्रा के माध्यम से आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि जिस व्यक्ति के परिवार का देश की आज़ादी में योगदान रहा है, देश की एकता अखंडता के लिए जिस परिवार के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिस परिवार का एक व्यक्ति तमाम अपेक्षाओं अपमान के बावजूद जिसकी इमेज खराब करने के लिए पूरी बीजेपी सरकार ने ताकत लगा दी और पूरा पैसा लगा दिया, उन्हें तमाम तरह से ट्रोल किया गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अकेले चल दिए। तमाम विपक्ष के लोग एवं देश के आमजन उन्हें भरपूर समर्थन दे रहे हैं। उन पर विश्वास करने वाले आजमगढ़ के सैकड़ों नौजवान राहुल गांधी को संदेश दे रहे हैं कि वह राहुल गांधी एवं उनके संघर्षों पर विश्वास करते हैं। आजमगढ़ से 500 से अधिक लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण कराया था। सभी लोग लोनी बॉर्डर से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश की पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कल से शुरू हो रही है गाजियाबाद से, तो उसमें आप लोग आजमगढ़ से प्रस्थान कर रहे हैं। क्या एजेंडा है, कैसे मतलब पहुंचने का क्या कार्यक्रम है आपका? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो शुरू की है, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा, जो सभी प्रदेशों से होते हुए उत्तर प्रदेश में कल आ जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल जी के स्वागत के लिए कल जा रहा है। उसी क्रम में आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी अपने सारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज रात में पहुंचेगी। कल उनकी यात्रा का स्वागत करेगी। जब तक उत्तर प्रदेश में यात्रा रहेगी तब तक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ यात्रा में उनका साथ देगा और उनको लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। सर, भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट आने वाला है भारत के अगले, मान लीजिए 2024 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा का जो परिप्रेक्ष्य है वो चुनाव से तो है ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि भारत के लोगों को जाकर के जगाना, क्योंकि बहुत दिनों से जो भारत में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा धर्म संप्रदाय की राजनीति को जो है लेकर के एक भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। लोगों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके हक और हुकूक पर प्रहार हो रहा है, यह सरकार आपको बरगला रही है और आप जागिए। आपको आपस में नफरत के माध्यम से तोड़ रही है, आप जुड़िए। जुड़ने के लिए जगाने का काम, जागृति पैदा करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य इस देश में जागृति पैदा करना है, सद्भावना पैदा करना है। अब देश में जागृति और सद्भावना हो जाएगी तो 2400, 2700, 2900 लोग लोकतंत्र का मायने समझने लगेंगे और कम से कम सजग होकर के सरकार चुनेंगे। और निश्चित रूप जब ऐसी सरकार चुनेंगे तो जो सरकार चुनी जाएगी, कांग्रेस के लोकतंत्र की हिमायती है, संविधान के मूल भावनाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, तो वो चाहती है कि जागृत लोकतंत्र, जो नफरत, जो धर्म संप्रदाय से हट करके जब वो मतदान करेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बेहतर विकल्प रूप है। अच्छा प्रवीण जी, ये 4 डिग्री सेल्सियस में आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, लगता है आप लोग राहुल गांधी जी की टी शर्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। देखिए, आप तो कांग्रेस को आजमगढ़ जिले में जान रहे हैं कि लगभग बहुत वर्षों से, जब कांग्रेस का समय था तब भी यहाँ पर कांग्रेस जो है हमें समाजवाद का भी गढ़ रहा और पिछड़ी की राजनीति का केंद्र बिंदु बहुत लोग मानते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जो आप उत्साह देख रहे हैं कि 8 बजे से सारे लोग, सैकड़ों लोग आ गए हैं। अभी फुलवरिया मोड़ पर लगभग कम से कम सैकड़ों लोग, एक बस हमारी उधर है, कम से कम अगर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं तो लोगों में उत्साह सिर्फ इस बात को लेकर के, जिस राहुल गांधी को, जिस परिवार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, जिस परिवार का एक व्यक्ति तमाम उपेक्षाओं के बावजूद, तमाम अपमान के बावजूद
उसकी इमेज को खराब करने के लिए पूरी सरकार ने अपना पैसा लगा दिया, तमाम तरह से ट्रोल किया गया। उसके बावजूद भी अगर हिम्मत नहीं हारा है, अकेला चल दिया, और अपने पार्टी में भी लोग, पार्टी के बाहर के लोग भी जिसको वोटते रहे, उस पर विश्वास करने वाला आजमगढ़ जनपद का सैकड़ों नौजवान ये राहुल गांधी को एक संदेश दे रहा है आजमगढ़ से कि हम राहुल गांधी में विश्वास करते हैं, उनके संघर्षों में विश्वास करते हैं। उनकी जो मध्यम वर्गीय गरीबों के प्रति जो सोच है सबको लेकर आगे चलने के लिए, उस राहुल गांधी में भरोसा करते हैं जिस राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए कानून बनाया, जिस राहुल गांधी ने मध्यम वर्गीय किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल दिया, जिस परिवार ने इस देश को जन सूचना का अधिकार दिया, सबको जीने का हक दिया। अगर वो संघर्ष कर रहा है तो उसके संघर्ष में आजमगढ़ जनपद का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ये मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ। नववर्ष के आगमन पर आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन एवं ब्लू लाइट ऑर्केस्ट्रा एंड जागरण ग्रुप के द्वारा शिव जागरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान भूतनाथ बाबा भंवरनाथ जी सरकार की श्री गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत श्री राजेश रंजन ने की। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ के बड़े अच्छे भजन गाकर समा बांध दिया। मंदिर परिसर में लोगों का दर्शन करने का तांता लगा रहा। हजारों की तादाद में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था और आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों को गाकर हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो गया। ये ऋषि मुनियों की पावन धरती है। आजमगढ़ के शक्तिपीठों में बाबा भंवरनाथ जी सरकार का एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं। बाबा भंवरनाथ जी सरकार उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। कलाकारों का भी यही मानना है कि जब नए वर्ष की शुरुआत अपने भजनों से कर लेते हैं तो हमको खुशी की अनुमति होती है और हमारे सब काम आसान हो जाते हैं। कार्यक्रम दौरान में आवाज़ की मधुर गायिका चंद्रा सरगम ने अपनी भजनों से समा बांधे रखा। एक से बढ़कर एक भजन सुनाए। फिल्म अभिनेता सोनू सजनवा, गीतकार संदीप तिवारी, सत्यम शिवम जुड़वा, अनिल सुधीर यादव स्टूडियो में दर्जनों की तादाद में कलाकार उपस्थित रहे। सभी कलाकारों ने अपने एक से बढ़कर एक भजन गाकर बाबा के इस दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते रहे। सभी कलाकारों के अंदर आस्था भाव, दर्शकों के शिव भक्तों ने अपनी तालियों से जयकारों से पूरा वातावरण को जयमान कर दिया। दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं पूर्वांचल लोकप्रिय गायक राजेश रंजन आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज नव वर्ष के पावन अवसर पर बाबा भंवरनाथ जी सरकार के दरबार में भव्य जागरण एवं भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया है, जिसमें हर वर्ष हमारे आजमगढ़ कलाकार समिति की तरफ से, ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एंड जागरण समिति की तरफ से हम सभी कलाकार मिलकर अंग्रेज़ों का ये नया वर्ष है। वैसे तो बाबा भंवरनाथ जी के लिए हर दिन नया वर्ष है। हम लोग बाबा भंवरनाथ के चरणों में अपने गीत संगीत के माध्यम से एक नई दिशा देने का काम करते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर अच्छे समय से की जाए तो वो अच्छा होता है। 2022 जैसे भी बीता, लेकिन 2023 की शुरुआत हम लोग आज के दिन अपने बाबा भंवरनाथ जी सरकार के दरबार में अपने आजमगढ़ कलाकार समिति और ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा जागरण समिति की तरफ से हम लोगों ने अपने भजन कीर्तन निःशुल्क दर्शकों के लिए हम लोगों ने रखा था। आज ये निःशुल्क कार्यक्रम बिल्कुल एक संदेश दिया, सभी लोगों ने उत्साह वर्धन किया। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी बधाई। हर हर महादेव। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरी शंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ की बिंद्रा बाजार से खबर है, जहां भारत देश जहां कृषि प्रधान देश माना जाता है, भारत देश की अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। वही का किसान खाद के लिए काफी परेशान नजर आ रहा है। वही इस कड़ाके की ठंड में लोग जहां अपने घरों से निकलना उचित नहीं समझ रहे हैं, वही किसान खाद के लिए सुबह 5 बजे से ही साधन सहकारी समिति पर आकर लाइन लगाने पर मजबूर है। उस समय हर जगह खाद की किल्लत है। उसी क्रम में विकासखंड मोहम्मदपुर की गंभीरपुर साधन सहकारी समिति पर बीज खाद के लिए सुबह 5 बजे से ही किसान लंबी लाइन लगाए खड़े मिले। किसानों का आरोप है कि सरकार के वादे तो बहुत है कि हम सदैव किसानों के साथ है, लेकिन ना तो हम लोगों को सही समय पर बीज उपलब्ध हो रहा है और ना ही सही समय पर खाद उपलब्ध हो पाती, जिससे कि हमारी अच्छी खासी फसलें बर्बाद हो रही हैं। नाम बताइए चाचा। लालचंद। कहाँ के निवासी हैं चाचा? अच्छा, तो क्या समस्याएं हैं सर? खाद की है और ये कहते हैं आज मिलेगी कल मिलेगी, गाड़ी आती खत्म हो जाती है। ऐसे क्या दिक्कत है कि मतलब गाड़ी आती खत्म हो जाती है। जो कायदा कानून है तो कायदा कानून चाहिए ना, अमीर हो चाहे गरीब हो सबको बराबर मिलना चाहिए। सबसे बड़ा कायदा कानून होना चाहिए। ये कौन सा अधिकार है कि गाड़ी उतरती है तो आधा सील हो गया तो आधा वो ब्लैक हो गया, ये कोई मतलब नहीं बनता।
सबको गरीब है चाहे दुखिया है उसको मिलना चाहिए। हाँ, कानून सबके लिए बाबू बराबर होती है। हाँ, आप गरीब आदमी आते हैं तो खाद नहीं पाते, अमीर आते हैं तो कोई 15 बोरी तो कोई 10 बोरी उठा के बिल में लेके चला जाता। ये क्या सबका कानून है? चाचा चंद्र प्रकाश राय, कहाँ के निवासी हैं? घनीपुर विषया के। क्या समस्या है, क्यों खड़े लाइन में खड़े हैं जो? कल भी आया था 6 बजे खाद लेने के लिए, वो नहीं आया। आज भी आया हूँ, बोला था कि 9 बजे, आज भी नहीं आया है। उसका ये रवैया है। तो जैसे अगर खाद नहीं मिलेगी हाँ। तो क्या समस्याएं आप लोगों को होंगी जो है? समस्याएं तो प्रधानमंत्री अब हल करेंगे, इनको क्या मालूम है। जैसे खाद नहीं मिलेगी तो खेती में नुकसान होगा कि नहीं होगा जो है? बहुत ज्यादा नुकसान होगा हम लोगों का। ये अपना सोए है घर और हम लोग यहाँ ठंडी में मर रहे हैं। अच्छा, बाजारों में खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बाजार बहुत हाई रेट पर जा रहा है, 1,000 रुपया बोरी मिल रहा है। अच्छा, बाजारों में बहुत महंगे रेट पे खाद मिल रही है। अवनीश राय, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम विषया। ये खाद किस लिए आप लोग खड़े हैं जो है? खाद के लिए। कब से खड़े हैं आप लोग जो है? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे खड़े हैं 6 बजे से। और लगभग 9 बजने से ऊपर हो गया जो है। अभी तक खाद आप लोगों को नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली, कोई आया भी नहीं यहाँ पे। सचिव साहब आए भी। अच्छा, आजमगढ़ जनपद में जन सुनवाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने अपना वक्तव्य दिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल द्वारा जन सुनवाई की गई और जन सुनवाई में कुल 32 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी दरमियान जन सुनवाई को लेकर के और उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जनवरी से कुछ नई जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू हुई है, वो क्या है? शासन के निर्देशानुसार जन सुनवाई को एकदम प्राथमिकता दी जाती है। पिछले वर्ष में 2022 में हम लोगों ने लगभग सभी थाना, चौकी और पुलिस ऑफिस मिला के 45,000 समस्याओं का निराकरण कराया है और उसी को और सुदृढ़ करते हुए परमानेंट जन सुनवाई अधिकारी सभी थानों पर नियुक्त किए गए हैं। इसमें महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक दरोगा जो अनुभवी दरोगा है उनको नियुक्त किया गया है। इनको और कोई काम थाने पे नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जन सुनवाई का काम करेंगे। इनको पुलिस लाइन में बुला के ट्रेन भी किया गया है कि किस तरीके से इनको आम जनमानस के साथ व्यवहार करना है, किस तरीके से उनकी समस्याओं को सुनना है और उसको रजिस्टर में एंट्री करनी है, किस प्रकार से जांच करानी है। इसके साथ साथ गूगल शीट का भी उपयोग करते हुए, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सारी शिकायतें जो थाने में प्राप्त होंगी वो गूगल शीट पर भी अपलोड होंगी और उसको जो जितने भी अधिकारी हैं वो सब लोग देख सकेंगे कि क्या शिकायत, कितनी शिकायतें आज प्राप्त हुई, वो क्या क्या प्राप्त हुई और उसमें जांच के बाद क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। ये सब इसीलिए किया गया है ताकि थाने स्तर पे जो हमारा ग्रास रूट लेवल है उस पर जो पब्लिक आ रही है अपनी समस्याओं को लेकर, उसका क्या हो रहा है, किस प्रकार से समाधान हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन लापरवाह है, ये डायरेक्ट मॉनिटरिंग मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की जा सके। इसमें बहुत गंभीरता से जो भी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अच्छा काम करने वाले लोगों को उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। सर, जो फरियादी होता है वो एप्लीकेशन देता है या ऑनलाइन जो भी करता है, तो उसको ऑनलाइन क्या उस पर ट्रैक कर सकता है कि क्या उसकी पोजीशन है, उसकी जो फरियाद है? इसके लिए तो IGRS का सिस्टम ऑलरेडी है, जो IGRS का पूरे यूपी में सिस्टम चल रहा है, उसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। मेरे ऑफिस में भी जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं वो भी IGRS के माध्यम से हम लोग उसको भेज रहे हैं थानों को। तो कोई भी फरियादी ये ट्रैक कर सकता है कि उसकी एप्लीकेशन का क्या हुआ, उस पर जाँच आख्या क्या लगी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम डिपार्टमेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकता है। ये जो हम लोगों ने सिस्टम किया है ये अपना इंटरनल चेक करने के लिए किया है कि जो फरियादें हमारे पास आई हैं उस पर हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है, हम खुद भी इसको थाना स्तर पर चेक कर सकें, इसलिए इसको लागू किया गया है। सर, कई जैसे पिछले वर्ष के जो आप ट्रैक था तो कई थानों में कम हुई जन सुनवाई या वहाँ पे जो निस्तारण नहीं हुआ, आपके यहाँ लोग आते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें तो पूरे साल मेरे ख्याल से हम लोगों ने 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिनकी उस दिन जन सुनवाई की जिम्मेदारी थी और जो आदमी गया पब्लिक का उसकी सुनवाई नहीं हुई या उसकी सुनवाई में देरी लगी या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, ऐसे 14 लोगों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पिछले साल कार्रवाई की गई है। और पिछले कुछ महीनों का एक्सपीरियंस ये है कि ऐसी शिकायतें मेरे पास आनी कम हुई हैं, लेकिन लगातार सबको यही बताया गया है कि कोई भी लापरवाही होगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी, इसमें कोई नहीं डाउट। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के साथियों ने आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में निकाय चुनाव में OBC आरक्षण दिलाने के संदर्भ में आज सांसद संजय सिंह के निर्देश पर राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संदर्भित ज्ञापन आजमगढ़ के साथियों के साथ जाकर स्थानीय प्रशासन को सौंपा। पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन न करें
करके भाजपा सरकार ने ऐसी प्रक्रिया लागू किया जिसके परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय ने पिछड़ी जाति के आरक्षण को बिना चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि सरकार द्वारा जानबूझकर आरक्षण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और इसके लिए जो भी अधिकारी और सरकार के लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि इस गंभीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करें और संवैधानिक तरीके से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करें ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक और न्याय मिल सके। फिर कृपा शंकर पाठक ने कहा कि आरक्षण लागू नहीं हुआ तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में अरोला थाने के पारा गांव निवासी मौर्य दंपत्ति की हत्या के मामले में 77 दिन से बच्चे अपने माता पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए धरना दे रहे हैं। इस भीषण ठंड में भी बच्चे धरनारत हैं। आज भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बिच्छू यादव ने मौके पर पहुंच बच्चों से मुलाकात की और बच्चों में कंबल का वितरण किया। आपका परिचय? मेरा नाम बिच्छू यादव और मैं भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, यहाँ आपके द्वारा नए साल पे किस तरह का ये साल वितरण किया गया किन लोगों को आज आजमगढ़ में? देखिए, यह नए साल पर जो है कि मेरे मन में यह आया कि आजमगढ़ जनपद पर अंबेडकर पार्क में एक ऐसे अनाथ बच्चे बैठे हुए हैं, 77 दिन से बैठे हुए हैं और उनके माँ बाप की हत्या हो गई है। अपने माँ बाप के हत्यारों को गिरफ्तारी के लिए 77 दिन से वो लोग बैठे हुए हैं, वो अनाथ बच्चे हैं। तो आज नए साल पर अगर उनके माँ बाप रहते तो उनका भी एक हौसला अलग बढ़ता जो है। लेकिन मैं एक अभिभावक के रूप में जो है इस नए साल पर जाकर के उनको कंबल दिया हूँ, कुछ आर्थिक उनकी मदद भी किया हूँ और उनके हौसले को बढ़ाया हूँ कि तुम लोग लड़ाई को लड़ो, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो इसी संदर्भ में वहाँ पर जिले पर गया था और वहाँ पर अंबेडकर पार्क में वहाँ पर उनको कंबल वितरण करके उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं, क्या न्याय मिलेगा उनको? बिल्कुल न्याय तो मिलना ही मिलना है। किसी प्रभाव के कारण अधिकारी कर्मचारी जो है कि गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गिरफ्तारी निश्चित रूप से वो लोग करेंगे और इन बच्चों का बैठना कहीं बेकार नहीं जाएगा, निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। ठीक है। जैनपुर कोतवाली के नरहन खास गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी मनीष दास एवं मोहन दास ने सोमवार को जैनपुर कोतवाली में 2 युवकों पर मारपीट करने और 48,000 रुपये छीनने का आरोप लगाते हुए तहरीर दिया। इस मामले में पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया। अपनी तहरीर में दोनों पुजारियों ने कहा कि हम लोग मंदिर पर पूजा पाठ करते हैं। इस समय मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आम भक्तों से प्रातः लगभग 48,000 रुपये एवं अन्य खर्च के लिए रखा 36,600 रुपये रखा हुआ था। रविवार की रात में लगभग 10 बजे लगभग लीलापट्टी बनकटिया के विक्की श्रीवास्तव और खपरेला निवासी विनय तिवारी मंदिर पर पहुंचे और हमसे तंबाकू मांगा। हमने तंबाकू नहीं दिया तो मारपीट कर घायल कर दिया और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए रखा 48,000 रुपये लेकर फरार हो गए। सोमवार को साधुओं की तहरीर पर जैनपुर कोतवाली में 2 युवकों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। आजमगढ़ में शक्ति सेवा संस्थान और कुष्ठ रोगी संस्थान के द्वारा संस्था संरक्षक मिथिलेश चौरसिया के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौराहों पर कलेक्ट्रेट, रोडवेज, बवाली मोड़, काशीराम आवास, कुष्ठ कॉलोनी आदि जगहों पर शक्ति सेवा संस्थान द्वारा अलाव जलाने का कार्य किया गया। शक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमती अलका श्रीवास्तव ने कहा कि ठंड को देखते हुए संस्था यह कदम उठाई है। शक्ति सेवा संस्थान द्वारा विगत 3 वर्षों से लगातार शहर के विभिन्न जगहों पर अलाव जलाने का कार्य किया जाता है और यह अनवरत जारी रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से अलका श्रीवास्तव, मास्टर शिखा श्रीवास्तव, रश्मि और अर्चना सिंह, रिंकू चतुर्वेदी, महिला चतुर्वेदी किरण बिंद, महिमा चतुर्वेदी, किरणबिंद, पूनम विश्वकर्मा, संतोष रस्तोगी, किरण तिवारी, पूनम शर्मा, एकता राय, कल्पना विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। सांसद सचिव मनीष चौधरी ने सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। क्या नाम है? मेरा नाम है अलका श्रीवास्तव, शक्ति सेवा संस्थान अध्यक्ष। अच्छा, आज ये जगह जगह अलाव की व्यवस्था आप लोग माध्यम से करें, क्या कहना चाहिए? इसका उद्देश्य है कि शहर में ठंड बहुत पड़ रही है। हम लोग चारों तरफ घूम घूम के देखे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन क्या किसी का भी व्यवस्था नहीं है। इस ठंड को देखते हुए शक्ति सेवा संस्थान, संजय कुष्ठ रोगी संस्थान की तरफ से हम लोग रोडवेज पे, कलेक्ट्रेट पे और काशीराम आवास के पास जो गरीब बस्ती है वहाँ पे और बवाली मोड़ पे अभी हम लोग आग लकड़ी गिरवा करके आग जलाने के लिए आए हैं। यहाँ पे ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए अलाव जलवाना जरूरी था हम लोगों के लिए। जनपद के किसानों के लिए शासन के द्वारा क्रिवको कंपनी की यूरिया की 2607 मीट्रिक टन की एक रेक आज भेजा गया।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि रैक पॉइंट से सीधे साधन सहकारी समितियों पर खाद भेजा जाए, जिससे किसानों को खाद सीधे एवं सरलता से प्राप्त हो सके। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266 रुपये 50 पैसे प्रति 45 किलोग्राम। किसी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 941192 माफ़ कीजिएगा, नंबर फिर से सुनिए 941192 0417 और 7599057025 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 9450753720 और 9453072429 और 7839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतनी अनिवार्य है। एक किसान एक समय में एक ही बोरी खरीदे। तो साथ ही जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ न लगाएं और न ही कानून व्यवस्था को हाथ सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरीशंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ के तरौलिया से खबर है, जहां खजूरिया रौला साधन सहकारी समिति पर आज सोमवार को खाद के लिए सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। भीषण ठंड में किसान देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में समिति पर इकट्ठा हो गए। समिति पर इकट्ठा होकर जहां किसानों को यूरिया खाद के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, फिर भी किसानों के हाथ निराशा ही लगी। किसान बिना खाद लिए ही वापस लौट गए। स्थानीय किसानों का आरोप है कि सुबह 5 बजे भोर से ही महिलाएं और पुरुष यूरिया खाद के लिए समितियों पर इकट्ठा हो गए। सभी लोगों के पास आधार कार्ड होते हुए भी यूरिया खाद नहीं मिला। रविंसन चौरसिया किसान ने बताया कि सचिव की लापरवाही से लोगों को खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है। काफ़ी मशक्कत के बाद किसी को एक बोरी तो किसी को वह भी नसीब नहीं हुआ। भीषण ठंड में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना महिलाओं को करना पड़ा, जो सुबह 5 बजे भोर से ही लाइन में खड़ी रहीं। अंत में उन्हें यूरिया नहीं नसीब हुआ। स्थानीय किसान रामचंद्र यादव का आरोप है कि खाद होते हुए भी लोगों को यूरिया नहीं दी जा रही है, जिसके लिए लोक समितियों पर मारामारी कर रहे हैं। तो व्यवस्था इतनी है कि बिना किसी प्रशासनिक व्यवस्था के यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है, जिसमें सचिव की मनमानी से काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। आइए सुनाते हैं किसानों ने क्या कुछ कहा। चाची धंधेई कहाँ घर है? नीरा बांध। आज आप सवेरे क्या बजे से आई हैं यहाँ पे? आज आयल है, हम जानते हैं 8 बजे से। 8 बजे से। आप इतनी बुजुर्ग हैं, लाइन लगाई हैं, खाद मिला आपको? नहीं खाद ना मिला। कहा था यहाँ अम्बेडकर नगर का खाद ना दिहल जाई। अच्छा हाँ, आपका यहाँ खेत है? हाँ बिल्कुल खतियौनी है, यही मका हमारे कुल खतियौनी है। और कहा था यहाँ अम्बेडकर नगर का ना हरदाई हम लोगन देत है और ले जात है। अब की कहा था नहीं, अम्बेडकर नगर वाले खाद ना पाई। अच्छा तो लाइन लगाएंगे, क्या कहते हैं खाद वाले? लाइन लगा के यहाँ ढकेला था, हम लोगन अपन छितरा जात है हर वहर। सचिव कुछ कह रहे हैं कि खाद देंगे कि नहीं देंगे, कुछ तो बोले हैं। सचिव कहने ई गए हमारी पति हैं, कहने कि लवा उठा लगावा, कहने लगावा। जब देखने का आधार कार्ड तब कहा थे कि नहीं अम्बेडकर नगर का है, तुम्हें ना खाद दे। खेत है ना आपका यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, दिखावा ना खेत हमारा है। देखा देखा नकल लाल है। नाम चाची आपका? शारदा। कहाँ के निवासी? खजूरी के। क्या करने आई है यहाँ पे? खाद लेने। मिला खाद? नहीं, सवेरे से आई नहीं मिली। क्या बजे सवेरे से आई? 5 बजे से। क्यों नहीं मिला खाद, क्या कहते हैं बताइए इसके बारे में। कहा था हमारा भीड़ या नंबर नहीं लगेगा। अच्छा क्या दिन से दौड़ रही है खाद के लिए? नहीं, आजे आए हैं। आज हाँ। क्या बजे सवेरे आई है? 5 बजे। मैं आपका? संगीता। कहाँ के घर है? बाबा पूरा गौरी। यहाँ खाद लेने आई है? हाँ। क्या बजे से आई? 9 बजे से। क्या कह रहे हैं खाद वाले? कहा था हमें कि अब इन खादिए ना, नंबर ना मिला था, लगा था। तो नंबर जब ना लगा था, हमारे बैठ के गोरत है सब अपन मर्द हो कि अपन सब लेत बाए। तो हमारे बैठले पर ले जाते हैं, जब जाते हैं अलग से पीछे से कहीं से दे रहे हैं क्या कुछ? ये नहीं देखे हैं। चाची मल्ली प्रजापति। कहाँ घर है? अभयपुर। ये यहाँ क्या करने आई थी? खाद आना है। खाद आना है। खाद आने थी? हाँ। क्या हुआ, खाद मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला, क्या है बताइए। कहा था ना भाई, नाम मिला थे, नाम निकले हैं, नाम लाइन लग रही है। लाइन लग रही है? हाँ नाम। क्या बजे लाइन लगाई है? 9 बजे। अरे जो है 4 बजे से। 4 बजे से। हाँ। क्या खाद का पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है?
खाद का पैसा एक्स्ट्रा ना ले हम हमार और यहाँ वहाँ से आगे का नाम लिखल ना देत हम, पाछे का नाम लिख के दे देते। अच्छा तो लाइन में कर दे दे दूसरे दे दे। हाँ दूसरे अभी दे क्या दे। बंद कर दिए खुले हैं? अब खोले हम देत ना हम था यहाँ कमरे ले जात हम, था वह कमरे ले जात हम। मेरा नाम रविशंकर चौरसिया सर। कहाँ के निवासी? गौरी गांव। क्या दिक्कत हो रही खाद वालों को? क्या दिक्कत में ये हो रहा है सर, महिलाओं की लाइन भी लग रही है। एक बार बोला जा रहा है लाइन लगाइए, एक बार बोला जा रहा है कि इधर लाइन लगाइए ना। महिलाओं भी चित्तगिरित मतलब हाँ जैसे ऐसे यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग आए हैं 5 बजे सर, 5 बजे से आए हुए हैं, अभी तक खाद का कोई ब्यौरा पता नहीं लगा कहाँ मिलेगी। क्या सचिव क्या कह रहे हैं? सचिव से बात ही नहीं हो पा रही है। ठीक ना? 5 बजे किसी को खाद मिला है कि नहीं मिला है? जैसे कुछ लोग तो ले गए हैं ना, कुछ 67, 50, 60 आदमी को मिला है, लेकिन कितने में दिया जा रहा है खाद? रेट मालूम है? 280 में दिया जा रहा है। रेट तो रेट वही है जो हम लोग सुने हैं, वही है रेट। लेकिन इसके बाद कुछ लोग को और दिक्कत मतलब बहुत भगदड़ हो रही है। जैसे इसमें प्रशासन भी आएगा तभी एक काम हो पाएगा, ठीक ना। इसके अलावा मतलब इसमें कई दिक्कत आ रही है। महिलाओं को धक्का दिया जा रहा है, महिलाएं इधर गिर रही हैं उधर गिर रही हैं। ये सब प्रॉब्लम खाद के लेने में हो रही है। सरकार से यही निवेदन है कि इसकी सुविधा कराए और हर गांव को किसानवादियों को 1-1 बोरी 2-2 बोरी जो इच्छा है वो पहुंचाए बस। हमारा नाम रामचंद्र यादव है। कहाँ के निवासी? अभयपुर के निवासी हैं। क्या करने आए थे आज यहाँ पे? खाद लेने आए थे। मिली खाद? खाद नहीं मिली। क्या कहते हैं सचिव? सचिव साहब कहते हैं 1 बोरिया मिलेगा। किसान जो है 3 बीघा 4 बीघा गेहूं लगाया है और कहते हैं 1 बोरिया मिलेगा। सरकार दावा कर रही है कि यूरिया हर जगह पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ सोसाइटी की स्थिति है किसान 5 बजे से जो है लाइन लगा रहे हैं, उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। क्या बजे से लाइन लगा रहे हैं किसान? 5 बजे से आ गए थे। सैकड़ों की संख्या में किसान है, किसी को नहीं मिला? नहीं, किसी को नहीं मिला। कहीं ऐसा कुछ नहीं किसी से एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, बगल से भेजा जा रहा है? तो हो सकता है। अभी क्या कह रहे हैं सचिव? सचिव कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, अब आज खाद नहीं बांट पाएंगे। है खाद में गोदाम में खाद है? हाँ गोदाम में 350 बोरिया खाद अभी पड़ी हुई है। बांट नहीं रहे हैं? नहीं बांट रहे हैं। चाची मल्ली प्रजापति। कहाँ जा रहे हैं? अभयपुर। ये यहाँ क्या करने आई थी? खाद आना है। खाद आना है। खाद नहीं थी? हाँ। क्या हुआ, खाद मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला, क्या है बताइए? कहा था ना भाई नाम मिला थे, नाम लिखले है, नाम लाइन लग रही है। लाइन लग रही है? हाँ नाम। क्या बजे लाइन लगाई है? 9 बजे। अरे जौन है 4 बजे से। 4 बजे से। हाँ। क्या खाद का पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? खाद का पैसा एक्स्ट्रा ना ले हम हमार और यहाँ वहाँ से आगे का नाम लिखल ना देत हम, पाछे का नाम लिख के दे देते। अच्छा तो लाइन में कर दे दे दूसरे दे दे। हाँ दूसरे दे दे। क्या बंद कर दिए खुले हैं? अब खोले हम देत ना हम था यहाँ कमरे ले जात हम, था वह कमरे ले जात हम। फतेहपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर 13 तमंचा, एक रिवॉल्वर, एक शस्त्र बनाने का उपकरण तथा ढेर सारे कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद करते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक आगामी निकाय चुनाव को लेकर अवैध असलाहों की सप्लाई नहीं होनी थी। अलालौली थाना क्षेत्र के सिधांव गांव के समीप वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी प्रथम की संयुक्त टीम ने मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोककर पूछताछ किया तो उसने अपना नाम मुन्ना बताया। मोटरसाइकिल में टंगे झोले में से 5 अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद किया। इसके बाद आरोपी शख्स से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अवैध शस्त्र बनाने का कार्य करता है। आरोपी मन्ना की निशानदेही पर एक खंडहर मकान से पुलिस ने एक रिवॉल्वर, 13 तमंचे, ढेर सारे जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी राजेश कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चेकिंग के दौरान थाना ललौली और एसओजी की टीम के द्वारा एक बड़े ही शातिर अपराधी मन्ना को गिरफ्तार किया गया है। यह पहले भी तमंचा फैक्ट्री में कल्याणपुर थाने से जेल जा चुका है और इसके पास इसकी निशानदेही पे ढेर सारी रिकवरी हुई है। इसमें एक रिवॉल्वर देसी, 12 बोर के तमंचे, 315 बोर के तमंचे, कुल 13 असलहे देसी निर्मित और अर्धनिर्मित 2 और ढेर सारे उपकरण, तमंचा फैक्ट्री के ढेर सारे उपकरण, भट्टी से लेकर के सारे जो सामान होते हैं वो बरामद हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क हुआ है फतेहपुर पुलिस के द्वारा। पूरी टीम को हमारे तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। इसके बारे में और जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये जेल गया है, अन्य जनपदों से गया है कि नहीं गया है, वो भी छानबीन का विषय है। और कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको यह माल सप्लाई करता था, उनके विरुद्ध भी शीघ्र ही हम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।
मुरादाबाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्टंट करने का अधिकारियों ने संज्ञान लिया। स्पीड ट्रैफिक ने कार्रवाई के आदेश दिए। स्पीड ट्रैफिक ने युवाओं से अपील करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। स्पीड ट्रैफिक अशोक कुमार ने कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। चौपहिया वाहन कार पे कुछ लड़के स्टंट करते नजर आ रहे हैं, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ये कहाँ का वीडियो है, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें अब तक की गई है? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो ये सामने आया है, इसमें कुछ लोग स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्टंट में गाड़ी का नंबर विजिबल है। गाड़ी के नंबर से गाड़ी की और चलाने वालों की पहचान करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, एक मुरादाबाद में पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने भी काफ़ी कार्रवाई की है स्टंट करने वालों पर। एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, क्या माना जाए कि युवाओं में ऐसा क्यों कर रहे हैं युवा? देखिए, ये बिल्कुल गलत है और यातायात के नियमों का और ट्रैफिक के नियमों का जहाँ पालन नहीं होगा वहाँ पे दुर्घटनाएं भी होंगी और जो है दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ रही है। इसे हम बिल्कुल भी इसकी जो है लोगों को से अपील करना चाहेंगे, इस तरह की गतिविधियों में बिल्कुल भी लिप्त ना हो और जब भी वाहन चलाएं यातायात के नियम को पालन करते रहें।